हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का एक मॉडल सेट को सॉल्व करेंगे और इस मॉडल सेट में भी हम लोग काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को लाए हैं जो आपको बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 दिलाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक और परीक्षा देने वाले हैं, अगर आपका एग्जाम है फरवरी में, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, आज का फर्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एक हार्मोन या फिर वसा या फिर एंजाइम, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि पौधे में 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं: ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन्स, एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। तो ये 5 हार्मोन में से एक हार्मोन का नाम होता है ऑक्सीजन। ये एक प्रकार का पादप हार्मोन होता है, यानी कि यह एक हार्मोन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे दूसरा प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि शोषण किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उपचयन या फिर संयोजन या फिर उष्माक्षेपी या फिर उष्माशोषी। तो दोस्तों, आप सबको पता होगा, जब हम लोग सांस को लेते हैं और सांस को जब छोड़ते हैं, तो इनके फलस्वरूप छोड़ने के पश्चात क्या होता है कि कुछ उष्मा का उत्सर्जन होता है, ठीक है, और एनर्जी भी लॉस होता है। तो इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब उष्मा का जिसमें उत्सर्जन होगा, जब उष्मा निकास होगा, तो क्या होगा कि उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और इनके साथ साथ और एक प्रश्न ये पूछा जाते हैं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, यह भी जो है ना एक प्रकार का उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया फॉर्मिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल या फिर प्रोपियोनियोलिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यूटेरिक अम्ल। तो दोस्तों, मैथोनिक अम्ल का जो सामान्य नाम है ना, फॉर्मिक अम्ल है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये पूछाते हैं कि जो लाल चींटी होता है, जो जुआ होता है या फिर मधुमक्खी का जो डंक होता है ना, इसमें भी फॉर्मिक अम्ल ही पाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न को। देखिएगा, क्वेश्चन से एक रहा है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है, यानी कि जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसको हम लोग धोबन सोडा के नाम से भी जानते हैं, तो उसी का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ NaHCO3 या फिर Na2CO3 10H2 या फिर CaOH2 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जो वॉशिंग सोडा होता है ना, इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2 होता है, यानी कि सोडियम कार्बोनेट टेट्राहाइड्रेट होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं, जो NaHCO3 होता है ना, ये होता है खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम होता है, ठीक है, रासायनिक सूत्र होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न को। देखिएगा क्या कराए कि H यानी कि हीलियम परमाणु की बृहत्तम कक्षा में जो कितने इलेक्ट्रॉन रहते हुए आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भराते हैं ना, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, फिर दूसरा कक्षा में 8, फिर तीसरा कक्षा में 18। तो इसके फॉर्म में 2n² के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। तो प्रथम कक्षा में 2 हो गया, तो हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है ना, 2 होता है। तो प्रथम कक्षा में ही जो है ना, बाहरी कक्षा कहलाएगा यहाँ पे। तो बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा? 2 भरा जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो को आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना है, बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिरी तक जो है ना, कंसंट्रेट होकर देखते हुए जाना है और सभी क्वेश्चंस को फटाफट से याद कर लेना है। अब चलिए फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न को। देखिएगा, क्वेश्चन से कराए कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में आपका जो क्षार या फिर क्षारक या फिर क्षरण या फिर संक्षारण। तो दोस्तों, आप सबको बता देते हैं, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, क्षार का जो स्वाद होता है ना, कड़वा होता है। क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चले फ्रेंड, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है।
तो देखिएगा 7वां प्रश्न क्या कराए कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया संतरा या फिर टमाटर या फिर सिरका, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इमली। तो दोस्तों ऑक्जेलिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है ना टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों जो नींबू और संतरा होते हैं ना इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और दोस्तों टमाटर में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है वही आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में, और इमली में क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप लोग को याद हो गया होगा नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इमली में जो है ना इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। ऑप्शन ए में आपका दिया एल्यूमिनियम का या फिर सोडियम का या फिर एरोडम का या फिर एफी का। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा बहुत ही सिंपल प्रश्न है। सोडियम जो धातु होता है इसको हम लोग किरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं क्योंकि इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। ये ऑक्सीजन के संयोग में आने पर ये क्या होता है कि ये मतलब रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिकली आग पकड़ लेता है, इसीलिए सोडियम का गलनांक क्या होता है, बहुत ही कम होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या कराए कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर उष्माशोषी अभिक्रिया या फिर उष्माक्षेपी अभिक्रिया या फिर अवक्षेपन अभिक्रिया। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं उपचयन अपचयन अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न को देखिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन धातु है जिसका दहन चमकदार सफेद ज्वाला के साथ संपन्न होता है। ऑप्शन ए में आपका एफ यानी कि फारम या फिर एल्यूमिनियम या फिर मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जो मैग्नीशियम होता है ना, जब मैग्नीशियम का दहन होता है तो ये क्या होता है कि सफेद ज्वाला के साथ चलने लगता है। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और समय बहुत ही कम है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, अपने दोस्तों में मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी जो है ना वो भी अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सके। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कर्माकुंचक जिसको हम लोग पेरिस्टेल्सिस कहते हैं कि गति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका मांसपेशियों में या फिर आहार नली में या फिर हृदय में या फिर इनमें से सभी में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं कर्माकुंचक की गति जो पाई जाती है ना किस में पाई जाती है, आहार नली में पाई जाती है। ऑप्शन और बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टैनिन मुख्यतः कहाँ जमा होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया वृक्ष के छाल में या फिर पुराने जाइलम में या फिर पुराने फ्लोएम में या फिर जड़ों में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं टैनिन जो होता है ना, टैनिन ये क्या होता है कि पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है। टैनिन हो गया, गोंद हो गया, रेजिन हो गया, ये सब क्या होता है कि पौधे का उत्सर्जित पदार्थ होता है। और ये टैनिन जो मुख्यतः जमा होता है ना वृक्ष के छाल में जमा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि हृदय का पैस मेकर कहते हैं, यानी कि हृदय का पैस मेकर किसको कहते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एस ए नोड को या फिर ए बी नोड को या फिर हिस का बंडल को या फिर पुरकिंजे तंतु को। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं हृदय का जो पैस मेकर कहा जाता है ना यस ए नोड को कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है यानी कि कितना से कितना प्रति मिनट होता है। कोई भी व्यक्ति का जो धड़कन धड़कता है ना 1 मिनट में कितना से कितना बार धड़कता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपको 50 से 60 प्रति मिनट या फिर 60 से 70 प्रति मिनट या फिर 70 से 80 प्रति मिनट या फिर 80 से 90 प्रति मिनट। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं एक सामान्य व्यक्ति के हृदय की जो धड़कन होता है ना 70 से 80 प्रति मिनट धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में लगभग में 70 से 80 बार जो है ना हृदय धड़कता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। तो दोस्तों मानव हृदय में जो है ना 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है।
अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है, यानी कि रुधिर चाप जो है ना किसके द्वारा नियंत्रित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है थाइमस द्वारा, या फिर थायराइड द्वारा, या फिर एड्रिनल द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ विल्सन द्वारा। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, रुधिर चाप जो नियंत्रित होता है, जो कंट्रोल होता है ना, एड्रिनल द्वारा कंट्रोल होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण हम डेली जो है ना क्वेश्चन लेके आते हैं, और सभी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको जो है ना 480 प्लस मार्क्स दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। तो देखिएगा 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में आपका जो ऑक्सिन, या फिर साइटोकाइनिन, या फिर एब्सिसिक अम्ल, या फिर जिबरेलिन। तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि पौधे में 5 प्रकार के अम्ल मतलब हार्मोन पाए जाते हैं, और ये पांचों हार्मोन का कार्य अलग अलग होता है। जैसे कि यहाँ पे साइटोकाइनिन को देख लीजिएगा, साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है कि पत्तियों को हरा रखता है, ठीक है। और ये जो एब्सिसिक अम्ल होता है इसका कार्य जो होता है पत्तियों को मुरझाने का काम होता है, ठीक है। और ये जिबरेलिन का जो काम होता है ना वृद्धि हार्मोन होता है। और दोस्तों ये ऑक्सिन जो होता है ना, ऑक्सिन क्या होता है कि ये भी मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ऑप्शन ए में आपका शिरा, या फिर अंदर, या फिर मध्य शिरा, और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है ना, स्टोमाटा जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं, पत्तियों में बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग रंध्र या फिर स्टोमाटा कहते हैं। इसी स्टोमाटा या रंध्र के माध्यम से क्या करता है कि वो ऑक्सीजन को निकास करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पीतरस कहां से स्रावित होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अग्नाशय से, या फिर यकृत से, या फिर छोटी आंत से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जो पीतरस होता है ना ये यकृत से स्रावित होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 19 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बाजार में बिकने वाले जो चिप्स की थैली में से जो ऑक्सीजन गैस को निकाल करके उसमें जो गैस भरा जाता है ना वो कौन सा गैस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है नाइट्रोजन, या फिर हाइड्रोजन, या फिर NH3, या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप लोग जो है ना चिप्स वगैरह, चिप्स हो गया, लेस हो गया, कुरकुरे हो गया, ये सब आप खाते ही होंगे, ठीक है, या बच्चा वाला सामान ये सब जो होता है ना, तो ये जो होता है ना इसमें कौन सा गैस भरा जाता है, जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ इसमें रहता है। और ये वसायुक्त खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक मतलब दूषित नहीं होने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसमें हम लोग जो है ना एक गैस भरते हैं जिसको हम लोग निष्क्रिय गैस कहते हैं। जैसे कि आपका नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस हो गया, इसी निष्क्रिय गैस का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं कि जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ बाजार में जो बिकने वाला जो चिप्स का थैली होता है उसमें ऑक्सीजन को निकाल देते हैं, और इसमें हम लोग सक्रिय गैस को निकाल करके निष्क्रिय गैस भरा जाता है, ताकि खाद्य पदार्थ जो है ना लंबे समय तक सही और सही अच्छी तरह से रहे, उसमें जो है ना किसी तरह का कवक या फिर फंगी वगैरह ना पड़े, ठीक है। और दोस्तों और एक प्रश्न पूछे जाते हैं कि विद्युत बल्ब के जो भीतर जो निष्क्रिय गैस रहता है ना वो कौन कौन सा गैस होता है। वो आपका होता है नाइट्रोजन गैस और आपका होता है आर्गन गैस। तो ये दो गैस जो है ना विद्युत बल्ब के भीतर भरा जाता है। जैसे कि आपका 100 वाट का जो बल्ब होता है, जितने भी रेड बल्ब होते हैं उसमें जो है ना नाइट्रोजन गैस और ये आर्गन गैस भरे जाते हैं, ठीक है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए में आपका दिया लिथियम को, या फिर कैल्शियम को, या फिर कॉपर को, या फिर फेरम को। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग लिथियम और आपका सोडियम हो गया और आपका पोटेशियम हो गया, ये तीन ऐसा एलिमेंट होता है जिसको हम लोग चाकू से सरलता से काट सकते हैं, आसानी से काट सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लिथियम को हम लोग चाकू से आसानी से काट सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि सिनेबार किसका अयस्क है। ऑप्शन ए में आपका जो जस्ता का, या फिर एल्यूमिनियम का, या फिर Hg का, या फिर कैल्शियम का। दोस्तों ये सिनेबार जो होता है ना पारा का अयस्क होता है। पारा का अयस्क क्या होता है, सिनेबार होता है, जिसका संकेत क्या होता है, Hg होता है। और दोस्तों ये यही पारा जो होता है ना कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एक प्रकार का क्या होता है, धातु होता है जो कमरे के तापमान पे क्या होता है, द्रव अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको अधातु में पूछा जाए तो कौन ऐसा अधातु होता है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों वो आपका क्या होता है, ब्रोमीन होता है। क्या होता है, ब्रोमीन, जिसको हम लोग Br कहते हैं, ठीक है।
अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा 22 नंबर प्रश्न को देख लीजिएगा। क्वेश्चन से कराए कि और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया उपचयन या फिर अपचयन या फिर संक्षारण या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है ना, तो ऑक्सीजन का ह्रास को हम लोग अपचयन कहेंगे। क्या कहेंगे? अपचयन। और दोस्तों जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में जब ऑक्सीजन का वृद्धि होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। ठीक है, मतलब उपचयन कहेंगे। जब वृद्धि होगा तो हम लोग उपचयन कहेंगे और जब ह्रास होगा तो अपचयन कहेंगे। इसे आप लोग को याद रखना है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 23वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन ए में आपका जो जस्तीकरण या फिर एनोडीकरण या फिर संक्षारण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं एल्यूमिनियम पर जो मोटी ऑक्साइड की जो परत बनाते हैं ना, तो इस प्रोसेस को हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न को देखिएगा। तो क्वेश्चन से कराए कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन डाइसल्फाइड या फिर मैग्नीशियम। तो दोस्तों यहाँ पे जो H2S है ना, यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 25वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन ए में आपका दिया CH4 या फिर C3H6 या फिर C2H4 या फिर C3H8। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जो C2H4 होता है ना, ये क्या होता है कि जिसको हम लोग इथेन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इथीन कहते हैं। और ये क्या होता है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जल्दी से आप लोग सब जो है ना, आप सब फटाफट से 60 के जो है ना 60,000 सब्सक्राइब को पूरा जरूर से जल्दी से कर लीजिएगा। आप पर जो है ना हमें बहुत ही विश्वास है, आप जो है ना जल्दी ही पूरा कर देंगे। तो इस टारगेट को जरूर पूरा कीजिएगा। 60 के सब्सक्राइबर जो है ना जल्दी से फटाफट से पूरा जरूर कीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 26वां प्रश्न क्या करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है। स्पेशली देखिएगा क्वेश्चन से है कि यहाँ पे किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है। यानी कि किसी भी कोष में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है ना, n² होता है या फिर 2n² होता है या फिर 3n² होता है या फिर 4n² होता है। तो दोस्तों आप सबको याद रखना होगा कि किसी भी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम संख्या होता है ना 2n² के फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, फिर दूसरा में 8 हो जाएगा, फिर तीसरा में 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2n² के फॉर्म में। यहाँ पे पहले n की जगह 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, फिर 3 लेंगे, तो आपका जो है ना यहाँ पे SPDF के फॉर्म में आते रहेगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 27वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि डाई मिथाइल ईथर जिसका जो अणुसूत्र होता है C2H6O का आयुपेसी नाम क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथोक्सी इथेन या फिर एथोक्सी प्रोपेन या फिर एथोक्सी इथेन और ऑप्शन डी में आपका दिया मिथोक्सी मीथेन। तो दोस्तों C2H6O का जो आयुपेसी नाम होता है ना, वो आपका मिथोक्सी मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं आपको 29वें प्रश्न को देखिएगा। क्या करा कि मेंडल ने मटर के कितने गुणों का कार्य किया था। ऑप्शन ए में आपका 7 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 6। तो दोस्तों मेंडल ने मटर का जो पौधे का चयन किया था ना, इसमें 7 गुणों का कार्य किया था। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 7। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और काफी बार पूछा जा चुका आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। अब देखिएगा 30वां प्रश्न क्या कराए कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है मृतजीवी या फिर समभोजी या फिर स्वपोषी और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कवक में जो पोषण की विधि पाई जाती है ना, मृतजीवी पोषण पाई जाती है, यानी कि विधि पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि समजात अंगों का उदाहरण है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हमारा हाथ तथा कुत्ते के अग्रपाद या फिर हमारा दांत और हाथी के दांत या फिर आलू घास की ऊपरी भुस्तारी या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों समजात अंग का जो उदाहरण है ना, हमारा हाथ तथा कुत्ते के आगे वाला जो पैर होता है ना, वही होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 32वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कि प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया मस्तिष्क में या फिर न्यूरॉन में या फिर मेरुरज्जु में या फिर डेंड्रॉन में। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं जो प्रतिवर्ती चाप बनता है ना, कहाँ पे बनता है, वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं प्रतिवर्ती चाप जो बनता है ना,
मेरुरज्जु में बनता है, फिर मस्तिष्क में बनता है, या फिर न्यूरॉन में बनता है, या फिर किस में बनता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ती चाप जो बनता है ना, मेरुरज्जु में बनता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्वेश्चन से रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामान्य अनुशीतलित रक्तदाब होता है, यानी कि सामान्य अनुशीतलित रक्तचाप जो है ना, ब्लड प्रेशर कितना होता है अनुशीतलित का, ठीक है। ऑप्शन ए में आपका 80 mm, या फिर 100 mm, या फिर 120 mm, या फिर 130 mm। तो दोस्तों सामान्य अनुशीतलित जो रक्तदाब होता है ना, ब्लड प्रेशर जो होता है 80 mm होता है। कितना होता है? 80 mm। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कि निम्न में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? ऑप्शन ए में आपका केचुआ, या फिर कुत्ता, या फिर बिल्ली, या फिर बकरी। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जो यहाँ पे केचुआ जो है ना ये उभयलिंगी जंतु है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं 35वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है, यानी कि पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना, किसके द्वारा होता है? पत्तियों के द्वारा होता है, या फिर फूलों द्वारा होता है, या फिर तना के द्वारा होता है, या फिर कोई नहीं? तो दोस्तों पुष्पी पौधों में जो लैंगिक जनन होता है ना, फूलों द्वारा होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे जो क्लास 10th के जो साइंस के काफी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं ना, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट काफी महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं ना, तो ये सभी प्रश्न आपको आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 80 में 80 दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये जो यहाँ पे जो 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए ना, ये 40% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना हो ना, तो प्लीज दोस्तों उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उस सब पर सभी प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से कौन एक लैंगिक पुष्प है? ऑप्शन ए में आपका गुड़हल पुष्प, या फिर सरसों पुष्प, या फिर पपीता पुष्प, या फिर गुलाब पुष्प। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जो यहाँ पे पपीता पुष्प होगा ना, ये एक लैंगिक पुष्प के उदाहरण है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से रैगिन में से कौन बोने पदों का दर्शाता है? ऑप्शन ए में आपका टीई, या फिर आईटी, या फिर स्मॉल टीटी, या फिर कैपिटल टीटी। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जो कैपिटल टीटी है ना, ये बोने पौधे को दर्शाता है। बोने पौधे को कौन दर्शाएगा? कैपिटल टीटी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 38वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कि मेरुरज्जु निकलता है, यानी कि ये जो मेरुरज्जु निकलता है ना, किससे निकलता है? ठीक है। ऑप्शन ए में आपको परमस्तिष्क से, या फिर अनुमस्तिष्क से, या फिर पॉन्स से, या फिर मेडुला से। तो दोस्तों आप सबको बता देते हैं, जो मेरुरज्जु निकलता है ना, ये मेडुला से निकलता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? आप लोग को बताना, प्रासरण के द्वारा, या फिर विसरण के द्वारा, या फिर अवशोषण द्वारा, या फिर रसोरोहण के द्वारा। तो दोस्तों एक कोशिकीय शैवाल में जो जल का परिवहन होता है ना, विसरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40वें प्रश्न को देखिएगा। क्वेश्चन से कराए कि मस्तिष्क उत्तरदायी है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपको सोचने के लिए, या फिर हृदय स्पंदन के लिए, या फिर शारीरिक संतुलन के लिए, या फिर सभी के लिए। तो दोस्तों ये मस्तिष्क जो उत्तरदायी होता है ना, सोचने के लिए होता है, हृदय स्पंदन के लिए भी होता है, और उनके साथ साथ शारीरिक संतुलन के लिए भी होता है। ये सभी के लिए जो है ना मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का लास्ट रनिंग प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा क्वेश्चन से क्या है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? ऑप्शन ए में आपका 3, या फिर 4, या फिर 5, या फिर 6। तो दोस्तों ग्लूकोज में जो कार्बन के अणु होते हैं ना, कितने अणु होते हैं? देखिए सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं, जो ग्लूकोज का अणुसूत्र होता है C6H12O6 होता है। क्या होता है? C6H12O6। तो यहाँ पे कार्बन का जो अणु कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे मेरा ऑप्शन में डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का SW क्वेश्चन, जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। इसका जवाब जो है ना आप लोग को इसी वीडियो में फटाफट से कमेंट करके बता देना है। तो देखिएगा क्वेश्चन से है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक होता है, या फिर काल्पनिक होता है, या तो यहाँ पे कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक। तो देखिएगा ऑप्शन को सभी अच्छी तरह से रीड कर लीजिए और बताइए कि ये इसका SW का क्वेश्चन क्या होगा। और ये 40% में से पहले से आप लोग को कितना % का सही और सटीक आंसर याद था, इसका भी जवाब आप सबको इसी वीडियो में कमेंट करके फटाफट से बता देना है।
अब आइए फ्रेंड, और यहाँ पे देख लेते हैं कि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, या फिर आपका टेलीग्राम ग्रुप है, या फिर दोस्त यार मित्र वगैरह जितने भी है ना, सभी दोस्तों में इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी जो है ना बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और दोस्तों चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ पे इन स्क्रीन में जो है ना आप लोग को एड वीडियो मिलेगा और दोनों वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे।